हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 5 के बारे में थ्योरी और एक्सरसाइज दोनों की चर्चा इसी यूट्यूब चैनल पर कर दी है। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो वीडियो सीरीज वाइज यानी अध्याय 1, अध्याय 2 और इस ऐसे ही अध्याय 5 तक आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज और चैप्टर्स के थ्योरी जिसमें मैंने 3D होलोग्राम और वीडियो को भी ऐड किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो दे दिया है, तो उससे आप लोग वीडियो को समझें। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका अध्याय 6 जो कि क्या है, दहन एवं ज्वाला, मतलब कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है चैप्टर एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। दहन, आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। दहन होता क्या है? देखिए, दहन का मतलब होता है जलना। जैसे आप लोग कोयला लेते हैं, कोयला आप लोगों ने जलते हुए अवश्य देखा होगा। जब लकड़ी जलाई जाती है तो लकड़ी जब जलती है तो अगर हम उसे पूरा जलने से पहले उस पर पानी डाल देते हैं तो जो काला वाला पदार्थ है, जो काले पत्थर बनते हैं, वही क्या है, वही कोयला होता है। नहीं तो आप लोगों ने कोयला गाड़ी देखी होगी, जो माल गाड़ी जाती है उस पर कोयला भी लदा होता है। ठीक है, वो जो काला पत्थर होता है वही कोयला है। तो मैंने कोयले का यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रकाश प्रदान करता है। अध्याय 4 में मैंने इसके बारे में बताया था कि ठीक है कि रसायन विज्ञान के जो पिता थे उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी कि किसी चीज़ का जलना क्या होता है। जैसे हम लोग माचिस जब जलाते हैं तो माचिस का जलना होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, माचिस को ऐसे जलाते हैं। ठीक है, तो आपको लाल कलर या हल्के पीले कलर की लौह दिखती है। ठीक है, तो वही क्या है, माचिस का जलना, यानी जो काला वाला पदार्थ है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, और उसके बाद हमें प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। जलने से, जब कोई पदार्थ जलता है, हम गर्मी में आग क्यों सेकते हैं, क्योंकि हम लकड़ी को जलाकर उसमें से ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है, क्या कहलाता है, दहन यानी कंबशन कहलाता है। लेकिन जो पदार्थ जलता है वो क्या होता है, वो होता है दाह्य पदार्थ। जैसे हम ठंडी में लकड़ी को जलाकर आग सेकते हैं, तो जो लकड़ी है, जो पदार्थ जलता है, लकड़ी जलता है, तो लकड़ी क्या है, एक दाह्य पदार्थ है। ठीक है, एक कम्बस्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल किसका लिया है, मोमबत्ती के जलने में मोमबत्ती, कोयले के जलने में कोयला। ठीक है, जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या होती है, धीरे धीरे पिघल जाती है। ठीक है, इसे दहन भी कहते हैं। और इसे एक और चीज़ देते हैं, जो मोमबत्ती का जलना होता है वो क्या देता है, वो ज्वाला देता है। लेकिन जो कोयला जलता है वो क्या देता है, वो हमें अग्नि देती है। ठीक है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आइए देखिए आगे क्या पॉइंट है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि O2, ऑक्सीजन का मतलब क्या मैंने बताया था, O2 की अनुपस्थिति में किसी भी पदार्थ का जलना असंभव है। इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोग एक घर पे एग्जांपल कर सकते हैं कि आप लोग करना क्या, दो पदार्थों को जलाना। ठीक है, एक पदार्थ में आप उसको ग्लास से ढक देना, यानी कि जो कांच के बर्तन आते हैं, कांच की जो ग्लास आती है उससे ढक देना। आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि वो जो कांच से ढका हुआ पदार्थ होता है वो बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो जाता है। तो ऑक्सीजन जब खत्म हो जाता है तो पदार्थ जलेगा ही नहीं। यह जो मैंने आपको बताया ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्रियाकलाप के रूप में दी गई है। ठीक है, आगे क्या है कि सूर्य, हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो एक तारा है वो भी तो जलता है, क्या उसमें भी ऑक्सीजन की क्रिया होती है? नहीं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, हम जानते हैं सूर्य एक गैस का गोला है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक गोला है, ये आपको अग्नि की तरह दिख भी रही होगी, बस थोड़ा सा अगर इसको पीला मान लें। ठीक है, तो मान लीजिए यही सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य एक गैस का गोला है जो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश
उत्पन्न करता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं का क्या मतलब होता है कि जैसे 1H2 ये क्या है, ये ड्यूटीरियम है। ये क्या होता है, ये समस्थानिक है। इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि होता क्या है उसमें। तो जब दो ड्यूटीरियम के अणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो अपक्रिया होती है, यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने परमाणु बम का नाम सुना होगा, नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था, द लिटिल मैन और द लिटिल बॉय और द फैट मैन। उसमें हुआ क्या था कि जब वो जला था तो ये अभिक्रियाएं बहुत हुई थी, बहुत। तो उसमें बहुत सारा प्रकाश और बहुत सारी ऊष्मा निकली थी। उससे हुआ क्या कि जापान के ये दोनों शहर तहस नहस यानी कि खत्म हो गए, ठीक है। अगर हम आज भी वहाँ जाके देखें तो कुछ कुछ मात्रा में ये अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। इसीलिए वहाँ के जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं वो या तो लंगड़े होते हैं या तो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक अभिक्रिया होती है। तो यही अभिक्रिया क्या होती है, यही अभिक्रिया हमारे सूर्य में भी होती है, लेकिन सूर्य में ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए सूर्य हमेशा जलता रहता है। कहा जाता है कि उसमें लगभग 10 करोड़, कितना, 10 करोड़ हमेशा बनते रहते हैं। 10 करोड़ अणु तो बनते रहते हैं, 10 करोड़ अणु उसमें उपस्थित नहीं है। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य में कितनी ऊर्जा होगी। कहा जाता है कि अभी लगभग सूर्य 5 अरब साल आपको और ऊर्जा देगा, यानी कि 5, किसी भी तारे का जो औसत उम्र होता है वो कितना होता है, वो 10 अरब साल होता है। कहा जाता है, हमारे ज्योग्राफी वाले जो हमारे विशेषज्ञ हैं भूगोल के, वो कहते हैं कि 5 अरब साल हो गया है और 5 अरब साल अभी बाकी हैं, ठीक है। तो यही अभिक्रिया होती है, क्या अभिक्रिया, उसको नाभिकीय अभिक्रिया या आप लोग नाभिकीय संलयन कह सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें ऊष्मा, प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें ऑक्सीजन की कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए सूर्य का जलना एक दहन प्रक्रिया नहीं है। यानी मैंने दहन का आपको पहले एग्जांपल दिया था कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है, लेकिन सूर्य में मैंने देखा कि ऑक्सीजन का कहीं रोल ही नहीं है, ऑक्सीजन कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसे हम दहन नहीं कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण, सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊष्मा एवं ऊर्जा होती है, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं आग लगती है तो क्या करते हैं हम, जलते हुए, मतलब जो व्यक्ति जलता है या जो चीज़ें जलती हैं उसके ऊपर हम कंबल का प्रयोग करते हैं। मोटी कंबल आप लोगों ने देखी होगी काले कलर की, अगर आपने पिक्चर में देखी होगी, कहीं आग लगती है तो कोई जो फायर ब्रिगेड होती है, फायर ब्रिगेड का कोई आदमी होता है तो वो पहले कंबल का प्रयोग करता है। ऐसा वह क्यों करता है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। हम भी अपने समय में नहीं सोचते थे, पर हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, ठीक है, ये जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है, यहाँ O2 है, यहाँ O2 है, हर जगह O2 यानी ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो जलने में सहायता देता है। पर जब हम इस पर कंबल, मान लीजिए कंबल लपेट देते हैं तो ये जो O2 है वो इसके संपर्क में नहीं आ पाता है, ठीक है। जब हम कंबल डाल देते हैं तो जो ऑक्सीजन है वातावरण की वो व्यक्ति के संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए वो आग आसानी से बुझाई जाती है। इसीलिए हम जलते हुए मनुष्य पर कंबल रख देते हैं, ठीक है। अब इसे अपनी लैंग्वेज में कैसे करना है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करेंगे, ठीक है। ज्वलन ताप क्या होता है? देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ जलाया, आपने लकड़ी जलाई, तो आप लोग देखते होंगे कि तुरंत लकड़ी नहीं जलती है, कुछ समय लेती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो अपने ज्वलन ताप पर पहुंचना चाहती है, ठीक है। उसके बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। तो ये लिखा गया है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलने लगता है वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान देंगे कि न्यूनतम ताप, ठीक है। अगर हम अधिकतम ताप लिखते तो क्या होता? अधिकतम ताप हम कह नहीं सकते कितना होगा। जैसे अगर मैं किसी चीज़ को 80 डिग्री पर जला सकता हूँ, 80 डिग्री सेल्सियस पर जला सकता हूँ,
तो मैं उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे भी तो जला सकता हूँ। तो अधिकतम ताप जो है वो निश्चित नहीं है, पर जो न्यूनतम ताप है वो निश्चित होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग न्यूनतम ताप कहते हैं, यानी कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। आप इसका प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हैं, जब मम्मी खाना बना रही होती हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो भी उनके साथ कुछ बनाना चाहते हैं, तो जब गलती से उनका हाथ तवा पर या आग पर पड़ती है तो वो तुरंत हाथ पीछे करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका जो ज्वलन ताप होता है वो बढ़ने लगता है, लेकिन जब वो अपने न्यूनतम ज्वलन ताप पर पहुंच जाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वो हटा लेता है। ठीक है, न्यूनतम तापमान जो ज्वलन ताप है उसमें पहुंचने में लगभग 0.000 कई बार 3 सेकंड का होता है। ये अभी डिफाइंड नहीं है कि कितनी बार 0 रहेगा। ठीक है, माचिस, आपका जो अगला हेडिंग होता है वो क्या है, वो है माचिस। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ माचिस। देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं, नहीं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये क्या आपको दिख रही है, ये जो सफ़ेद कलर की लकड़ी दिख रही है ये चीड़ की यानी देवदार ने आपने सुना होगा, अगर आप गांव से होंगे तो देवदार का जो पेड़ होता है वो इसी की लकड़ी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो काला वाला पदार्थ है इसमें लगभग सफ़ेद फास्फोरस होता है। मैं लिख देता हूँ सफ़ेद फास्फोरस P4। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस होता है। ठीक है, आर्सेनिक के कुछ यौगिक होते हैं और एंटीमनी ऑक्साइड होता है। ठीक है, और जो इसका ये वाला पार्ट होता है जिस पर हम इसमें घर्षण यानी खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें कुछ मात्रा में लाल फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। ठीक है, जब हम इसको ऐसे रगड़ते हैं तो जो ये थोड़ा सा लाल फास्फोरस होता है वो सफ़ेद फास्फोरस में बदलता है, सफ़ेद में। ठीक है, लेकिन जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो बहुत जलनशील होता है, तुरंत जलने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। ठीक है, जो इसमें सफ़ेद फास्फोरस होता है वो इन सब यौगिकों के साथ मिला के रखा होता है तो वो जल नहीं पाता है। लेकिन जब हम इसको इस पर घिसते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए कि मैंने घिसा, ठीक है, देखिए मैंने घिसा, ठीक है, तो ये जला कैसे? ये जला ऐसे कि जो लाल फास्फोरस था वो सफ़ेद में बदला, और उसके बाद जो ये वाला सफ़ेद फास्फोरस है ये फिर जलने लगा। और मैंने बताया कि यहाँ आपको एंटीमनी ऑक्साइड दिख रही है, यहाँ से उसे ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इससे क्रिया करता है और बहुत अधिक ताप, बहुत अधिक ऊष्मा देता है। तो उससे होता क्या है, आपका ये जो माचिस है वो जलने लगता है। ठीक है, वही इसमें लिखा गया है कि चीड़ की लकड़ी पर, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। देखो चीड़ की लकड़ी आपको दिख रही होगी, ये है चीड़ की लकड़ी, इस पे लगा होता है लाल फास्फोरस एंटीमनी ऑक्साइड, और इस पर कुछ मात्रा में सफ़ेद फास्फोरस और आर्सेनिक की कुछ मात्रा लगी होती है। ठीक है, तो चीड़ की लकड़ी पर श्वेत फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड, KClO4, ठीक है, इसी से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ये बहुत तेज, मतलब जब इसे लाल फास्फोरस जलता है तो कुछ मात्रा में ताप उत्पन्न होता है, कुछ मात्रा में, तो ये जो है टूट जाता है, ये टूटता है KCl+3O2 में। ठीक है, यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, एवं एंटीमनी सल्फाइड, ठीक है, लगी होती है। जब हम माचिस के डिब्बे की सतह पर जो खुरदुरी होती है, ठीक है, खुरदुरी होने का मतलब अगर आप इसको ऐसे छुएंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सतह खुरदुरी होती है। ठीक है, जिसमें कांच एवं लाल फास्फोरस की कुछ मात्रा लगाई जाती है। उस खुरदरी सतह से हम माचिस की लकड़ी के काले वाले हिस्से को जब रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में, मैंने बताया आपको लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित होता है, जिससे ये पोटेशियम क्लोराइड जो है का वियोजन होता है, वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, जिससे हमें ऑक्सीजन निकलता है, और जिस कारण एंटीमनी सल्फाइड या एंटीमनी ऑक्साइड दोनों इसमें होता है। ठीक है, एंटीमनी सल्फाइड और एंटीमनी ऑक्साइड का दहन हो जाता है। उसके बाद जिससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है, यह प्रक्रिया, और जो एंटीमनी सल्फाइड है वो जलने लगता है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है?
यही प्रक्रिया कहलाती है माचिस का जलना। ठीक है, मैंने आपको एक जला के भी दिखाया, तो उसमें इतनी कम समय में ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आगे क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ। जैसे ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलन ताप मैंने बताया कि न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वही उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो पदार्थ जलता है, ठीक है, जो पदार्थ जलता है वही ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी और कुछ प्राकृतिक गैस जैसे कि मेथेन CH4, ठीक है, ब्यूटेन। आप लोग केवल मेथेन को ध्यान में रखिएगा। देखिए जब आप देखे होंगे कि आपने पिक्चर में भी देखी होगी कि जब पेट्रोल कहीं कहीं किसी को मारने के लिए हम पहले उस पर पेट्रोल छिड़कते हैं फिर उसे माचिस छुआ देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पेट्रोल बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है। आपने मिट्टी के तेल को देखा होगा, हम कोयला वोयला को जलाने के लिए पहले उस पर मिट्टी का तेल छिड़कते हैं फिर कोयले को जलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का तेल है वो बहुत कम ताप पर ही बहुत आसानी से जलने लगता है। ठीक है, एक अग्निशामक व्यक्ति, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। तो एक अग्निशामक व्यक्ति आग का नियंत्रण कैसे करता है? आप लोगों ने अक्सर यही देखा होगा कि अग्निशामक व्यक्ति जो है वो पानी छिड़कता है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है उसमें पानी का टैंक लगा होता है जिसमें लगभग हजारों लीटर पानी होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पाइप से छिड़कता है। वो इसी का केवल पानी का ही उपयोग नहीं करता है, वो अग्निशमन गैस यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रयोग क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑक्सीजन तो जलने में सहायक होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं आपको। देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे H2O जो पानी है उसका ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका ज्वलन ताप ज़्यादा होता है, तो ज्वलन ताप इसका बहुत ज़्यादा होता है। जब किसी पदार्थ में आग लगती है तो हम पानी छिड़क देते हैं। आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप 2 कागज़ लीजिए या 2 चीज़ें लीजिए, 2 प्लास्टिक के बर्तन लीजिए, एक बर्तन को खाली रखिए, एक बर्तन में पानी भर दीजिए। तो जब आप दोनों बर्तन को जलाएंगे तो जो बर्तन खाली होगा वो तुरंत जल जाएगा, लेकिन जो बर्तन पानी से भरा होगा वो नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जल होता है। जल क्या करता है? उसके ज्वलन जो ताप होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ज्वलन ताप उसका बढ़ा देता है। तो जब आग ज़्यादा देंगे तभी वो बर्तन जलेगा। ठीक है, वही काम करता है अग्निशामक व्यक्ति, उस पर पानी छिड़कता है जिस कारण उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो आग धीरे धीरे बुझने लगती है। ठीक है, लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे कि जहाँ इलेक्ट्रिक के यानी विद्युत के सामान बनते हैं और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर बहुत ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि पेट्रोल वोट्रोल का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम पानी का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल का जो भार होता है वो पानी से कम होता है। यानी कि जो पेट्रोल है उसका जो भार है वो पानी से कम होता है। तो जब हम पानी का प्रयोग करते हैं तो पानी जो है पेट्रोल के नीचे चली जाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि बाल्टी में अगर आप पानी भरे हों उस पर तेल डालें तो तेल ऊपर ही रहता है, वो पानी के नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि तेल हल्का होता है। वैसे ही पेट्रोल भी हल्का होता है। तो हम अगर पेट्रोल में पानी का प्रयोग करेंगे तो पानी तो नीचे चली जाएगी, तो उसको बुझाएगा कैसे? उसको बुझाएंगे कैसे? ठीक है, इसीलिए विद्युत और पेट्रोल ऐसे स्थानों पर जहाँ बनता है वहाँ पर हम CO2 का प्रयोग करते हैं। CO2 क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये है क्या? तेल। ठीक है, ये पेट्रोल मान लो। ठीक है, ये पेट्रोल है आपके सामने। अब मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ढेर सारे हैं, यहाँ पर क्या है? O2 है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर CO2 छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने CO2 छोड़ दिया। ठीक है, जब मैंने यहाँ CO2 छोड़ दिया तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही थी वो आ नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं बीच में मैंने CO2 छोड़ दिया है। तो CO2 जो है ऑक्सीजन का इन द्रवों से संपर्क को तोड़ देता है तो आग बुझ जाती है।
तो CO2 इस प्रकार पेट्रोल में अपनी सहायता देता है। आगे अगर मैं इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों में देखूं, वहाँ पर जल का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ स्थानों पर अगर हम जल का प्रयोग कर दें तो उससे हमारे उपकरण जो है वो खराब हो जाएंगे। जैसे अगर कहीं पर मोटर चल रही है, कहीं पर बिजली वाला स्थान है, अगर वहाँ एक बाल्टी पानी डाल दूँ तो वो सब खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि जल जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक या चालक होता है। तो ठीक है, तो वो उपकरणों को खराब कर देगा। ठीक है, इसीलिए जहाँ पर बिजली और पानी दोनों होती है वहाँ पर आपको हिदायत दी जाती है कि सावधानी रखें, चप्पल पहन कर रखें। ठीक है, इसी कारण, क्योंकि जल भी विद्युत का सुचालक है। अगर जल में हम विद्युत के तार को डाल दें तो आप देखेंगे कि जल उबलने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विद्युत है, जो ऊष्मा है, वो जल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ जल का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर भी हम CO2 का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि ये एक तार है, यहाँ पर मैंने CO2 का प्रयोग कर दिया है। ये CO2 की मान लीजिए एक परत है। ठीक है, CO2 हम लोग जानते हैं एक गैस है, तो ये तार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। पर जो ऑक्सीजन है यहाँ के, वो इसके संपर्क में अब नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ एक CO2 की परत छोड़ दी है। ठीक है, इस प्रकार ये विद्युत और पेट्रोल यहाँ यानी कि जो द्रव ज्वलनशील होते हैं उनके स्थानों पर हम CO2 का प्रयोग करते हैं अग्निशामक के रूप में। ठीक है, देखिए आग मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं से लगाया जाता है। वो 3 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? प्रारंभ, ऑक्सीजन का देना, जलने लगना। ठीक है, पहला तो हम उसमें क्या देते हैं? वायु। ठीक है, पहले तो वो पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि ईंधन। जैसे कि मैंने ग्रेफाइट या कोयला ही ले लूँ तो पहले तो कोयला लेंगे, फिर कोयला ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, फिर हम आग छुआते हैं। ठीक है, तो ईंधन, वायु, ज्वलनशील पदार्थ। तो अग्निशामक व्यक्ति आग को बुझाने के लिए इन तीनों में से एक या दो या तीनों की आपूर्ति को रोक देता है। मैंने आपको तीनों का एग्जाम्पल दिया। मैंने बताया कि अगर जैसे कोई जंगल है, जंगल में आग कैसे लगती है, ये आप कैसे बताएंगे? कैसे कह सकते हैं कि वहाँ सिगरेट पीकर ही फेंका होगा, ये जानबूझकर आग छुआई होगी? गर्मी यानी जो सूर्य की गर्मी होती है उससे भी तो आग लग जाता है। जैसे आप लोग के मेरे समय तो एक उपकरण आता था कि अगर आप सूर्य के प्रकाश में ऐसा उसको रखेंगे तो वो सूर्य के प्रकाश को ऐसे कागज़ पर केंद्रित कर देता है, उससे कागज़ में आग लग जाती है। ठीक है, तो वैसे सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ती है तो जंगल में भी धीरे धीरे आग लग जाता है। ठीक है, अमेज़न का जंगल जो है ब्राज़ील में, उसमें सबसे ज़्यादा आग लगती है। ठीक है, तो वहाँ पर जंगल में आग क्यों लगी? क्योंकि वहाँ जंगल था। जंगल क्या है? एक ईंधन, एक पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ। अब लगी क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा थी, यानी O2 था। ठीक है, तो वहाँ पर वायु हो गया, ईंधन हो गया, ज्वलनशील पदार्थ भी हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के बाद वहाँ पर आग लगी। आग को बुझाने के लिए इन तीनों में से एक या दो या तीन के तीनों की आपूर्ति को रोक दें तो आग बुझ जाएगी। यानी जंगल ना होता तो भी आग नहीं लगती, वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होता तो भी आग नहीं लगती, अगर सूर्य ना होता तो भी तो आग नहीं लगती, अगर तीनों नहीं होता तो भी आग नहीं लगती। ठीक है, पर यह जरूरी नहीं कि तीनों को हटा सकें। जैसे सूर्य को मैं हटा ही नहीं सकता, जंगल को मैं हटा ही नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है कि मैं कुछ छोटे छोटे स्थानों पर मैं ऑक्सीजन को हटाकर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लगा देता। ठीक है, यह जैसे कि यदि किसी फैक्ट्री में आग लगी हो, ठीक है, तो फैक्ट्री एक ईंधन का काम करती है, तो हम फैक्ट्री नहीं हटा सकते। यहाँ फैक्ट्री का एग्जांपल लिया मैंने, जंगल का एग्जांपल लिया था। अग्निशामक व्यक्ति जलने वाले पदार्थों पर पानी का प्रवाह करता है। देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए, ये भी मैंने आपको समझा दी है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दहन क्या होता है? दहन मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन से क्रिया दहन कहलाती है। अब मैं आपको बताता हूँ दहन के प्रकार। दहन के प्रकार क्या हैं? तीव्र दहन। जैसे आदमी होता है, आदमी में भी तो कई टाइप के होते हैं, जैसे काला आदमी, गोरा आदमी, ये तो रंग के आधार पर हो गया। स्वभाव के आधार पर गर्लफ्रेंड रखने वाला आदमी,
गर्लफ्रेंड नहीं रखने वाला आदमी। इसमें से जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर उनकी गर्लफ्रेंड है तो आप लोग कमेंट में उसका नाम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो कई सारे बच्चे होते हैं ना जिनकी गर्लफ्रेंड होती हैं, कुछ लोग लड़कियों को पसंद ही नहीं करते, कुछ लोग शर्माते हैं, ठीक है। आप लोग में भी कुछ ऐसे होंगे जो लड़कियों से बात करना पसंद नहीं करते हैं और कुछ तो लड़कियों से बात करना पसंद ही करते हैं, लड़कियों के साथ रहते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो वैसे ही दहन में भी कई प्रकार का होता है। पहला होता है तीव्र दहन। तीव्र दहन का मतलब होता है ऊष्मा की थोड़ी सी मात्रा दे वो जल जाए, जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, वो तुरंत जलता है, दूर से ही जल जाता है, ठीक है। तो वही कहा गया है। और गैस स्टोव, जैसे कि हम लाइटर को जैसे ही टिपते हैं उसमें से केवल एक चिंगारी निकलती है और गैस जलने लगती है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल गैस स्टोव हो गया, ठीक है। स्वतः दहन का मतलब होता है कि जो खुद से ही जल जाए, जैसे कम ताप पर या कमरे के ताप पर, यानी कि स्वतः कैसे जलेगा कि हम उसको कोई भी ऊष्मा ना दें। जैसे ये बुक है, मैंने इसको कोई ऊष्मा नहीं दी, कमरे का ताप नॉर्मल अपना 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप कितना होता है? कमरे का ताप होता है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसी ताप पर यह बुक अपने आप जलने लग जाए तो हम इसे कहेंगे स्वतः दहन पदार्थ तथा यह प्रक्रिया स्वतः दहन प्रक्रिया। जैसे लाल फास्फोरस, सोडियम, मैंने आपको पिछला जो मैंने माचिस पढ़ाई थी तो उसमें क्या था? लाल फास्फोरस, ठीक है। लेकिन वो तो मिक्सचर के रूप में था, नहीं तो बहुत तुरंत जलने लगता है, विस्फोट करता है। सोडियम जो होता है उसे हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो सोडियम है वो अपने आप स्वतः दाह्य पदार्थ है। तो जब अगर मैं सोडियम को ऐसे, जैसे मिट्टी, मान लीजिए इसमें मिट्टी का तेल रखा हुआ है ना, ये मैंने इसमें डाल दिया, मान लीजिए वो जो बॉल थी वो था सोडियम का टुकड़ा, मैंने इसमें मिट्टी के तेल से पूरा भरा हुआ है, जैसे मैंने एक चिमटी की सहायता से इसको निकाला ये तुरंत जलने लग जाएगा, ठीक है। हम इसे पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो जलने लग जाता है, तो यानी कि वातावरण के संपर्क में आते ही तुरंत जलने लग जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? स्वतः दहन अभिक्रिया। जब मैं लैब में था तो मेरे एक दोस्त के साथ यही हादसा हो गया था। वो क्या किया था कि सोडियम सर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो सोडियम का थोड़ा सा टुकड़ा लेके अपने जेब में चला गया लैब से बाहर, तो उसका जो जेब था वो तुरंत जलने लगा, उसके जो पैर कुछ पार्ट थे वो जल गए। हुआ क्या कि वो जो कमरे, जो लैब होती है वो तो कोल्ड रहती है कहीं कहीं पर, हमारी लैब तो कोल्ड थी, तो लेकिन जब बाहर गया तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर मिला, तो जो सोडियम का टुकड़ा था वो जलने लगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लैब में आप अगर जाओ तो आप किसी सीनियर को, जो अनुभवी हो, जो टीचर आपका हो साइंस का, उसके साथ जाओ और बिना कुछ पूछे लैब में उससे कुछ ना करो, नहीं तो ऐसा हादसा हो सकता है, ठीक है। मैंने ये पॉइंट आगे ऐड भी की है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ त्यौहार, विस्फोटक क्या होता है। कुछ त्यौहार जैसे कि दिवाली में हम आतिशबाजी करते हैं। हम आतिशबाजी किससे करते हैं? आतिशबाजी का मतलब होता है पटाखे दिखाते हैं। तो जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, इन पदार्थों में अभिक्रिया से दहन होता है, ऐसा दहन विस्फोट कहलाता है। यानी कि जब हम पटाखा दगाते हैं वो उसमें भी ऑक्सीजन क्रिया होती है, उसमें भी दहन होता है, पर उसे एक विशेष नाम दे दिया गया, उसे हम कह दिए दहन। यानी कि वैसे तो हम लगभग जो कचौरी है, पकौड़ी है, अक्सर खाते रहते हैं, या हम बाहर जाते हैं तो चाट पकौड़ी खाते रहते हैं, लेकिन जब एक स्थान पर इकट्ठा करके वही कर दिया जाता है तो उसे हम मेला कहते हैं या त्यौहार कहते हैं। तो वही है, उसे हमने एक विशेष नाम दे दिया, तो हमने इसको भी विस्फोट, यानी कि दिवाली में जब यही काम करते हैं, पटाखे दगाते हैं या कुछ कर जलाते हैं, तो उसे हमने विस्फोट का नाम दे दिया। जैसे बम का दगना, पटाखों का दगना, ठीक है, दो आवाज़ा का दगना, छुरछुरिया का जलना, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है विस्फोट। ज्वाला क्या होता है? देखिए मैंने यही बताया था कि दहन और ज्वाला में अंतर होता है, इसको आप इससे समझिए। इस इमेज से मैंने आपके सामने एक इमेज रखी हुई है, ये इमेज आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, ठीक है। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं या मैंने थोड़ी देर पहले माचिस जलाई थी, तो जो मान लीजिए माचिस का जो फ्लेम है ये वही फ्लेम है, फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है, ये यहाँ का अगर हम ताप देखेंगे तो यहाँ का ताप कम होता है, यहाँ का ताप कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ताप बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ का ताप ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ का सारा पदार्थ जल चुका होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा भी गया है,
पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, यानी कि पूरा दहन हो गया है, उसका बाहरी क्षेत्र है, ये नीले कलर का होता है। देखिए अगर मैं नॉर्मल लकड़ी में आग लगाता हूँ और गैस में आग लगाता हूँ, तो गैस में आपने देखा होगा कि वो नीले कलर का जलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा जलता है, ठीक है। लेकिन जो लकड़ी होती है वो थोड़ी सी जलती है, ठीक है, यानी कि बहुत कम मात्रा में जलती है, तो वो पीला ज्वाला देती है। यानी जो पीला होता है वो कम जलता है, लेकिन जो नीला होता जाता है, ठीक है, तो वो पूरा जलता है। ये वाला पार्ट जो है, जो नीला वाला पार्ट होता है वो पूरा जलता है, और जो पीला वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा कम जलता है। यानी और ज्वाला क्या होता है? ज्वाला में वो दहन का ही पार्ट है, यानी दहन के ही रूप हैं। दहन के जैसे मैंने आपको 3 रूप अभी तक बताए हैं। एक विस्फोट हो गया, एक दहन खुद ही हो गया, और एक ज्वाला हो गया, ठीक है। ज्वाला में क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो सीधे जलकर वाष्पित हो जाते हैं, यानी हमें दिखते ही नहीं हैं। जैसे अगर आप देखे होंगे कपूर को जब जलाते हैं तो कपूर पूरा जल जाता है, यानी हमको कुछ दिखता ही नहीं उसके बाद। जैसे लकड़ी और कपूर को देखें तो लकड़ी जलने के बाद हमें राख देती है या कोयला देती है, लेकिन जो कपूर होता है वो गैस के रूप में पूरा बदल जाता है। यही तो इसमें मोम में भी तो होता है। मोम में जब हम जलाते हैं तो वो अलग बात है कि आपको दिखेगा कि आपको मोम के कुछ टुकड़े मिले, वो क्या होता है? मोम कम जलता है। मोम का आंशिक दहन होता है, यानी मोम पूरा जलता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है? तो हमें वो दिखता है, लेकिन जो और पदार्थ होता है, जो मोम जलती है, वो सीधा गैस के रूप में बदल जाती है, यानी कि वाष्पित हो जाती है। जैसे कपूर सबसे अच्छा एग्जाम्पल कपूर है। वैसे आपके बुक में कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नेफ्थलीन ये भी ज्वाला देता है। कपूर, ये आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल हैं। अमोनियम और नौसादर, ये आपके बुक में 4 या 5 एग्जाम्पल होंगे। कहीं कहीं आयोडीन भी बिना ज्वाला के साथ जलता है, यानी कि वो सीधे वाष्पित हो जाता है, तो आप आयोडीन को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? अमोनियम, नेफ्थलीन, कपूर, नौसादर और आयोडीन, ठीक है। तो ये ज्वाला का पार्ट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ज्वाला के कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र। आइए मैं इसी पार्ट में आपको दिखाता हूँ दीप्त क्षेत्र कौन सा है, अदीप्त क्षेत्र कौन सा है। देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये जो, जैसे ये ज्वाला आपको दिख रही है इतनी बड़ी, तो ज्वाला के इधर का थोड़ा पार्ट जो थोड़ा सा हमको लगता है कि जलता है, यानी कि जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी में हम जो तापते हैं, जहाँ तक हम ताप सकते हैं, यानी कि जहाँ तक हमें गर्मी मिलती है, वो जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका दीप्त क्षेत्र, आपका होता है दीप्त क्षेत्र, ठीक है, आपका होता है दीप्त क्षेत्र। लेकिन जब हम थोड़ी सी दूर हट जाते हैं तो हमें ज्वाला कम लगती है, यानी नाम मात्र की लगती है, तो वो होता है अदीप्त क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पर आग की रोशनी ही नहीं जाएगी, यानी मैं एक कमरे में मान लीजिए मोमबत्ती लेके गया, कुछ स्थानों पर हमको कुछ सामान दिखता है, कुछ स्थानों पर सामान नहीं दिखता है, जहाँ पर अंधेरा रह जाता है वो जो क्षेत्र होता है वो होता है ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योति का मतलब ही होता है प्रकाश, और प्रकाशहीन का मतलब होता है जहाँ की चीज़ें हमें ना दिखें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ये आपका लास्ट स्लाइड है। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ अन्य चीज़ें, जैसे कि आपकी कुछ बुक में एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि ईंधन। ईंधन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका ऊष्मीय मान अधिक होता है, यानी कि जो आसानी से जलते हैं और ज़्यादा मात्रा में ताप देते हैं, आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं, सस्ते होते हैं, सुगम होते हैं, यानी कि मनुष्य का उससे सारा फायदा हो, सारे उसके स्वार्थ पूर्ण हो जाएं, जिनका ऊष्मीय मान अधिक होता है, यानी कि जो ऊष्मीय मान अधिक होने का मतलब होता है ज़्यादा ऊष्मा दे, ठीक है। ये अन्य, और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जो आसानी से, यानी कि थोड़ा सा हम ताप देते हैं तुरंत जलने लगते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया और पेट्रोल हो गया, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि मिट्टी के तेल हमारे लिए, हम
आज के समय में तो नहीं, लेकिन पहले के समय में लालटेन हुआ करती थी, दिया हुआ करता था गांव के बैकग्राउंड में, यानी गांव के साइड आज भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा हम मिट्टी का तेल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो आसानी से मिल जाती थी, आसानी से आग पकड़ लेती थी। इसीलिए जो सरकार थी वो मिट्टी के तेल भी राशन के साथ देती थी। अब उसका प्रयोग कम है तो वो हमको नहीं देती है उसका उतना, ठीक है। तो जो मिट्टी का तेल होता है वो क्या कहलाता है? वो ईंधन कहलाता है, ठीक है। जैसे भोजन पकाने वाली गैस, लकड़ी, कोयला इत्यादि ऐसे ईंधन जो सस्ते होते हैं, सुलभ होते हैं, जिनका ऊष्मीय मान अधिक होता है तथा जिनकी दक्षता अधिक होती है, वो आदर्श ईंधन कहलाते हैं। यानी कि उसके अंदर सारी क्वालिटी हो। अच्छा, आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसके अंदर कोई भी दुर्व्यवहार यानी कि बुरी क्वालिटी हो ही नहीं? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी शब्द, किसी भी वस्तु के साथ आदर्श लग जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो दुनिया में, इस संसार में है ही नहीं। चाहे वो आदर्श ऊष्मा हो, चाहे वो आदर्श गैस हो, आदर्श गैस, आदर्श ऊष्मा, ये सब के बारे में आप लोग आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन वो सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, संसार में है ही नहीं। किसी भी चीज़ की आदर्श का मतलब ही समझ लीजिए आप लोग कि है ही नहीं। मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे साफ साफ, आदर्श का मतलब है ही नहीं। अब जिनका नाम आदर्श होगा वो समझेंगे मैं तो है ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। आदर्श नाम है पर आदर्श चीज़ें नहीं है। अगर आपका नाम आदर्श है तो क्या आपके अंदर हर वो क्वालिटी है जो एक इंसान चाहता है कि आप पढ़ने में तेज हो, आप खाने पीने में तेज हो, आप पहलवान हो, आपको सब कुछ आता है, आप सबके प्रिय हो, आपको कोई भी बुरा भला नहीं कहता? मतलब सारी क्वालिटी किसी बच्चे के अंदर हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप किसी को मानते हैं कि उसके अंदर सब कुछ है तो आप उसके जो विपरीत हैं उनसे पूछे कि उसके अंदर क्या बुराइयां हैं, तो वो बताएगा आपको, ठीक है। उसमें दक्षता क्या होता है? 1 किलोग्राम पदार्थ की, यानी कि मान लीजिए ये बुक 1 किलोग्राम की होती है, तो इसको जलाते हैं, इसको जलाने में जितनी ऊर्जा दी जाती है, जितना ऊष्मा दिया जाता है, वही उसकी ऊष्मीय दक्षता कहलाती है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम पदार्थ के पूर्ण जलन से जितनी ऊष्मा एवं ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्मीय दक्षता कहते हैं, जिसका मान किलो जूल पर किलोग्राम है, यानी कि 1 जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ईंधन को जलाने से होने वाली हानि, देखिए पहले मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लोगों ने ताजमहल देखा होगा। आप, अगर आपके दादा जिंदा हो तो और उन्होंने भी ताजमहल को देखा होगा, तो आप उनसे पूछेंगे कि दादा क्या आज का ताजमहल वैसा ही है जैसे पहला था? तो आपको बताएंगे नहीं, पहले के समय में ताजमहल बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल ही सफ़ेद, चौक की तरह। लेकिन आज का जो ताजमहल है वो थोड़ा सा पीला पड़ गया। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? ईंधन को जलाने से होने वाली हानि। मैं समझाता हूँ उसको, पहले आपको केवल लॉजिक देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके अंदर थॉट्स डेवलप हों कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। आप अपने बाबा से पूछिए कि आज की जो गर्मी है क्या ऐसे पहले भी गर्मी थी? आपको कहेंगे नहीं। इसका कारण क्या है? ईंधन को जलाने से होने वाली हानि, ठीक है। आज जो सबको दमा घोटू या जो सांस नहीं ले पाते हैं, दमा, ये सब बीमारियां क्या पहले भी थी? हाँ थी, पर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही मार्जिनल केस में। पर आज क्या है? हर 10वें आदमी को है। दिल की बीमारी है, सांस की बीमारी है। ऐसा क्यों? अब इसका जवाब आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी इत्यादि को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कोयला, पेट्रोलियम और एलपीजी इसमें क्या होता है? इसमें केवल कार्बन होता है, कार्बन के साथ कुछ और भी पता है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हो सकते हैं या ऐसे ही कुछ पदार्थ होते हैं। तो इसको जब हम जलाते हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो जैसे मैं ऑक्सीजन से मैंने क्रिया किया तो ये क्या बन गया? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ही दिया दिया दिया, यही ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th में तो बताया होगा कि ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है कि ये वातावरण में, जैसे कि मैंने जलाया, देखिए जैसे मैंने ये एक पदार्थ है, मैंने इसमें आग लगाई, ठीक है, ये जला, इसने CO2 दिया,
इसने क्या दिया, CO2 गैस दिया। CO2 क्या करेगा, ये ऐसे पूरा बॉर्डर बना लेगा। मान लीजिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है, ये सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ पर CO2 का बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये सूर्य का प्रकाश आता है, लेकिन ये कुछ मात्रा में यहाँ रह जाता है क्योंकि ये सारी मात्रा में वापस जा नहीं पाता, ठीक है। तो ये सूर्य की गर्मी को यही रख देता है, ठीक है, तो जिससे हमें गर्मी उत्पन्न होती है। पहले के समय में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, जितना सूर्य का प्रकाश आता था उतना चला जाता था। और ये जाता क्यों है, क्योंकि यहाँ से होता है परावर्तन। जैसे कि मान लीजिए एक पृष्ठ है, यहाँ से मैंने प्रकाश डाला तो ये प्रकाश यहाँ से ऐसे चला जाएगा। जिससे आप लोगों ने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च जब आप जलाते हैं तो टॉर्च रिफ्लेक्ट करके यानी परावर्तित करके, मान लीजिए मैंने ये टॉर्च जलाया, ठीक है, तो ये टॉर्च की रोशनी यहाँ गई, यहाँ पर आप खड़े होते हैं, ये आपकी आंखों पर पड़ती है, तब आपको ये वस्तु दिखती है, ठीक है। तो यही है कि ये पूरी परिवर्तित हो ही नहीं पाती तो गर्मी बढ़ती है, ठीक है, यही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। तो ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, LPG इत्यादि को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, जिस कारण वातावरण से गर्मी बढ़ती है। और एक होता है दम घोटू गैस, कौन सा होता है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये तो इतना खतरनाक होता है, जैसे अगर आप एक कमरे में बंद कर दीजिए कमरे को और उसे जला दीजिए, कुछ पदार्थ वहाँ जला दीजिए, तो आपको क्या लगेगा, आप सुबह या तो मर जाएंगे या तो आपको दमा की बीमारी हो ही जाएगी। ऐसा जब हम लोग के समय में पढ़ते थे तो एक बच्चा था, वो ऐसे ही मतलब चला के सो गया, हीटर चला के सो गया, तो और दरवाजा सब बंद कर दिया, तो हीटर ने गर्मी बढ़ाई, धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ी तो उसे सांस लेने में दिक्कत हुई, पर वो नींद में था, उसे एहसास ही नहीं हुआ और सुबह उसकी मौत हो गई। तो ये ऐसा क्यों होता है, नॉलेज का अभाव होता है, उन्हें ये सब पता ही नहीं होता कि ये दमघोटू गैस है, ऐसा ज़्यादा हम सूंघ लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, ये अपूर्ण दहन यानी कि पूरा दहन होने, जैसे कि आप लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाई आपने, उसे पानी डाल दिया, या लकड़ी जब हम कोयले का रूप देते हैं किसी चीज़ को, जैसे कुछ पदार्थ जैसे लकड़ी को हम कोयले का रूप देते हैं तो उसका अपूर्ण दहन किया जाता है, ठीक है, उसी से ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। कुछ कार्बनिक पदार्थ के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो दमघोटू गैस कहलाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होने का भी खतरा रहता है, मर भी सकता है, बच भी सकता है। मान लीजिए अगर बच गया तो वो जीवन भर परेशान रहेगा कि उसे ठीक से वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। लास्ट इसकी हानि होती है ज्वालामुखी। जैसे मान लीजिए जैसे ये ऐसे होता है ज्वालामुखी, ठीक है, तो इसमें से जैसे जो लावा निकलता रहता है तो उसमें से कुछ सल्फर की मात्रा यानी कि ये सेठ सल्फर की मात्रा भी निकलती रहती है। तो क्या होता है, तो यहाँ पर ताप तो बहुत ज़्यादा होता है तो सल्फर जलता है, और तो ये सल्फर जब जलता है तो ये SO2 बनाता है, या कार्बन भी तो होता है तो CO2 बनाता है। तो ये जो वातावरण में नमी यानी कि पानी की मात्रा है उससे क्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है दो प्रकार के अम्ल, H2SO3, H2CO3। ये क्या करते हैं, ये जब पानी बरसता है तो पानी के साथ ये लोग मिल जाते हैं, तो जो पानी का pH मान होता है वो कम हो जाता है, तो वही कहलाती है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। और ये बनता कैसे है, मैंने बताया कि ज्वालामुखी से ही बनता है। फैक्ट्री में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उससे भी ये दोनों अम्ल बनते हैं। अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा या कभी सुना होगा तो पहले के समय यानी आज के लगभग 15 साल पहले ताजमहल यानी आगरा में ताजमहल के 10 या 5 किलोमीटर के बाद फैक्ट्रियाँ थीं, तो उन्हीं के धुओं से ये सब बना, अम्लीय वर्षा हुई। और अम्लीय वर्षा से होता क्या है, जो पत्थर सफ़ेद होता है ना वो पीला पड़ जाता है, या पत्थर या शरीर अगर में अम्लीय वर्षा हो जाए तो हमारा शरीर जलने लगता है, ठीक है। तो वही हुआ ताजमहल के साथ, ताजमहल पीला पड़ गया तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, मतलब किसी ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि ताजमहल के 30 किलोमीटर के रेंज में कोई भी फैक्ट्री नहीं होगी। तो
अब ताजमहल को बचाया जा रहा है, लेकिन पीला तो पड़ गया ना, अब वो सही भी नहीं हो सकता। तो वही यहाँ लिखा गया है, ज्वालामुखी की ज्वाला से सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोल से नाइट्रोजन के गैस उत्पन्न होते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के कारण है, और इसी के कारण ताजमहल आपका पीला पड़ गया। तो ये था आपका क्या, पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर करा दिया है। इसके बाद आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं अर्धवार्षिक तक ये सिलेबस आपका ख़त्म करने के बाद आपको क्रियाकलाप करके दिखाऊंगा कि क्रियाकलाप करते कैसे हैं। जो प्रैक्टिकल के पोस्टर ऐसे दिए गए हैं ना क्वेश्चन लास्ट में कि बच्चों आप ऐसा करो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो यूज़फुल, आपके लिए यूज़फुल होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पिन करके आपको उसका रिप्लाई दूंगा। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दूसरा उस पर वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का जो बटन होता है वो रेड कलर का होता है, उसके थोड़े से बगल में आपको घंटी जैसे आकृति की दिख जाएगी, तो घंटी को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जिससे होगा क्या कि इस चैनल पर कक्षा 8, 7, 6 या डिग्री के जो भी क्लासेस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा, जिससे आपके जो बड़े भाई हैं या आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कक्षा 8 के बच्चे हैं जिनको साइंस में, मैथ में कोई भी दिक्कत होती है, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।